लाइट्स डिम थी। ऋषिकेश के मेडिकल कॉलेज का ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। स्टेज की लाल रोशनी में भीगा एक चेहरा, आंखों में ठहरे हुए आंसू और हाथ में माइक। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, पूरे हॉल की धड़कनें थम गई। तू पास नहीं, फिर भी तेरा एहसास साथ रहता है। इस दिल का हर एक रास्ता बस तुझ तक जाता है। आखिरी सुरीली तान के साथ जैसे ही उसने अपना सिग्नेचर स्टेप किया, पूरा ऑडिटोरियम शोर के समंदर में डूब गया। हजारों युवाओं का शोर दीवारों से टकरा रहा था। उसने माइक अपने होठों के पास रखा और हल्की सी फीकी मुस्कान के साथ बोला, थैंक यू लवर्स, इतना प्यार देने के लिए। जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। अभी आपका सिंगर गाते गाते थक गया है, एक छोटा सा ब्रेक। नो, वन मोर सॉन्ग प्लीज। भीड़ से एक सुर में आवाज गूंजी। उसने बच्चों की तरह मुंह बनाकर लाड जताया, ओके, पर पहले एक छोटा सा ब्रेक। ये स्वर खुराना था, म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना नाम। या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप सिंहासन पर कब्जा जमाए बैठा एक सुपरस्टार। लगभग 26 साल की उम्र, 6 फीट हाइट, गहरी काली आंखें और एकदम फिट बॉडी। दिखने में वो किसी बॉलीवुड हीरो से भी ज्यादा स्टाइलिश और हैंडसम लगता था, लेकिन उसकी उन्हीं हसीन आंखों के पीछे एक गहरा कड़वा दर्द छुपा था। बैक स्टेज वैनिटी वैन में आते ही स्वर ने फ्रिज से बियर निकाली और पीने लगा। तभी उसका मैनेजर और जिगरी दोस्त चैतन्य अंदर आया। चैतन्य ने स्वर के हाथ से बियर का कैन छीनते हुए कहा, मना किया है ना तुझे ये पीने से? और लोग सब जगह तेरे दुखड़े सुनने नहीं आते, जो हर कॉन्सर्ट में सैड सॉन्ग आता है। आज भी लोगों ने रोमांटिक सॉन्ग्स की ही डिमांड की थी, पर तुमने तो 2 लाइन्स तक नहीं गाई। ऋषिकेश जैसी जगह पर कॉन्सर्ट करने आना आम बात नहीं है। बहुत मुश्किल से इन लोगों ने अरेंज किया है, और फिर ऑर्फनेज के बच्चे तक यहाँ आए हुए हैं। प्लीज ब्रेक के बाद उनके लिए 2 लाइन्स ढंग की गा देना, अभी भी तेरा सब वेट कर रहे हैं। स्वर ने ना में सिर हिला दिया। वो वहां पर बैठते हुए बोला, मुझे नहीं गाना रोमांटिक सॉन्ग। मूवीज में मजबूरी होती है, लेकिन यहाँ नहीं। आई हेट रोमांस एंड आई हेट लव। आज से पहले कभी चैतन्य ने स्वर को फोर्स नहीं किया था, लेकिन ये जगह उसके लिए खास थी। चैतन्य ने अपनी आखिरी कोशिश करने के लिए उसे धमकी देते हुए कहा, ठीक है फिर, मैं जा रहा हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं हूँ और तुम मेरे फ्रेंड नहीं। बोलते हुए चैतन्य बाहर की तरफ जाने लगा। स्वर ने उसके पीछे से बड़बड़ा कर कहा, ब्लडी ब्लैकमेलर। फिर स्वर ने मासूम सा चेहरा बनाकर चैतन्य को आवाज लगाई, ठीक है, गा रहा हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे? स्वर खुराना, द ग्रेट स्वर खुराना ने अपना रूल तोड़ा। आज मेरा टूटा दिल प्यार के नगमे गाएगा, भले वो मुझे याद आए, भले मैं गाते हुए उसके साथ के लम्हे को याद करके अंदर ही अंदर जलूंगा, लेकिन गाऊंगा दोस्त। चैतन्य मुस्कुराया, देखना, तुझे तेरा प्यार जल्द मिलेगा। वो ना ही मिले तो अच्छा है, स्वर ने सर्द लहजे में कहा और वापस स्टेज की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ जीवन ज्योति अनाथ आश्रम के मासूम बच्चों की उंगलियां थामे धुन ऑडिटोरियम के अंधेरे कोने में बैक स्टेज खड़ी थी। ब्लू डेनिम, लंबा व्हाइट कुर्ता, कंधे तक लहराते घुंघराले बाल और मासूम भरी आंखें। अचानक ऑडिटोरियम में गूंजते माइक की थरथराहट से धुन का पूरा शरीर सुन्न कर गया। उसकी हथेली से ठंडा पसीना छूटने लगा और सीने के अंदर दिल किसी जख्मी परिंदे की तरह तड़पने लगा। वो आवाज, वो जाने पहचाने सुरीले चढ़ाव। धुन को इस आवाज को पहचानने के लिए आंखें उठाने की भी जरूरत नहीं थी। 4 साल पहले जिस आवाज को उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी से बेदखल किया था, आज वही आवाज पूरे ऑडिटोरियम को अपने जादू से नचा रही थी। धुन ने अपनी कांपती उंगलियों से व्हाइट कुर्ते के छोर को कसकर भींच लिया। उसकी मासूम आंखों में खौफ और बेबसी का एक तूफान उमड़ पड़ा। वो यहाँ बच्चों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान देखने आई थी। वो उनके सपने पूरे करना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस अतीत से वो 4 साल से जान बचाकर भाग रही है, वही अतीत आज एक विशाल रॉकस्टार बनकर सीधे उसके सामने खड़ा होगा। धुन ने अपनी कांपती सांसों को रोकने की कोशिश करते हुए मन ही मन कहा, नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी 4 साल की तपस्या और उसकी जिंदगी का ये मुकाम सब एक पल में तबाह हो जाएंगे। तभी लाइट्स फिर से जल उठी। स्वर स्टेज पर आ चुका था और उसने गाना शुरू कर दिया। धुन घबराकर भीड़ की तरफ पीठ करके पीछे भागने लगी। तभी अनाथ आश्रम की करीब 10 साल की एक बच्ची मासूम उत्साह में स्टेज की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन अगले ही पल बॉडीगार्ड्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अचानक इतने लोगों को अपने सामने देखकर बच्ची बुरी तरह घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
ये नजारा देखते ही धुन खुद को रोक नहीं पाई। अपनी सारी घबराहट भूलकर वो भीड़ को चीरती हुई बच्ची की तरफ बढ़ गई। तभी गाते हुए स्वर की नजर भीड़ में गई और वो रुक गया। उसने धुन को देख लिया। उसकी आवाज में कपकपी सी उठ आई, जैसे गला भर उठा हो। आंख भर सी गई। धुन दूर भाग रही थी। स्वर उसे अंत तक देख रहा था और अचानक खोए हुए अंदाज में स्वर स्टेज से नीचे उतरने लगा। भीड़ हैरान रह गई। वही धुन ने स्वर को अपनी तरफ आते देखा तो वो घबराकर बच्ची को ऑर्फनेज की मेंबर को सौंपते हुए ऑडिटोरियम से बाहर सड़क की तरफ भाग निकली। वही स्वर पागलों की तरह सिक्योरिटी और फैंस को धकेलते हुए ऑडिटोरियम के बाहर सड़क पर आ गया। लेकिन धुन तब तक एक ऑटो में बैठकर गायब हो चुकी थी। चैतन्य ने भागकर स्वर को संभाला और वैनिटी में खींच लिया। क्या पागलपन है ये स्वर? चैतन्य चिल्लाया। स्वर की आंखों से आंसू बह निकले। चैतन्य, मैंने उसे देखा, वो धुन थी। बोलते हुए स्वर फिर से दरवाजे की तरफ भागा, पर चैतन्य ने उसे कसकर झकझोर दिया। होश में आ स्वर, भूल गया जब तू कुछ नहीं था, तेरी औकात कुछ नहीं थी, तब उसने पैसों और हैसियत के लिए तुझे छोड़ दिया। वो यहाँ क्यों आएगी? चैतन्य के इस कड़वे इल्जाम पर स्वर फ्रीज हो गई। उसकी आंखों में बेइंतहा दर्द और नफरत की एक तीखी टिस कौंध गई। स्वर ने बंद आंखों से कांपती आवाज में कहा, उसने मुझे धोखा दिया चैतन्य। क्यों छोड़कर गई वो मुझे? मैं उससे जवाब चाहता हूँ। दूसरी तरफ भागते ऑटो में बैठी धुन स्वर की फोटो सीने से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। वो कांपते होठों से बड़बड़ाई, मुझे माफ कर देना स्वर। पैसों और औकात का वो झूठा ड्रामा करना मेरी मजबूरी थी। काश तुम जान पाते कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए मुझे खुद तुम्हारी नजरों में गिरना पड़ा था, और तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि इन सब के लिए मैंने क्या क्या खोया है। अपने छोटे से 2 BHK फ्लैट में लौटकर धुन ने दरवाजा बंद किया और पीठ दीवार से टिकाकर नीचे बैठ गई। कॉन्सर्ट की भीड़ से भागकर आई धुन का पूरा शरीर अब भी कांप रहा था। उसने खुद को दिलासा देते हुए धीरे से कहा, कम ऑन धुन शर्मा, खुद को संभालो। कोई नहीं आएगा तुम्हें संभालने। तुम्हें मजबूत बनना होगा, तुम्हें जीना होगा। इसके बाद उसने अपने कांपते हाथों से फोन निकाला और स्क्रीन पर स्वर के कॉन्सर्ट का वही वीडियो चला दिया जो फैंस ने अपलोड किया था। कमरे की सुनसान खामोशी में स्वर की वो सुरीली आवाज गूंजने लगी। धुन उस आवाज को सुनते हुए अपने आंसू पोंछती है। वो स्वर के उस गाने की धुन पर पागलों की तरह थिरकने लगी। वो तब तक नाचती रही जब तक उसके पैरों ने जवाब नहीं दे दिया और वो थक कर बेदम होकर फर्श पर न गिर गई। दूसरी तरफ ऋषिकेश की सड़कों पर रात का सन्नाटा पसरा था। स्वर खुराना पागलों की तरह धुन को ढूंढने के लिए पूरा शहर एक कर चुका था। वो ऋषिकेश की हर संकरी गली, गंगा घाट, छोटे बड़े होटलों और न जाने कितने ठिकानों में चक्कर काट काट कर थक चुका था। हर मुमकिन जगह छानबीन करने के बाद भी जब धुन का कोई सुराग नहीं मिला तो स्वर निराश होकर देर रात अपने होटल के कमरे में लौट आया। होटल के कमरे में दाखिल होते ही स्वर ने गुस्से में पास रखा गिटार उठाया और उसकी तारों पर अपनी उंगलियां इतनी रफली चलाई कि उंगलियों के आगे से खून की बूंदें छलक आई। चैतन्य ने दौड़कर स्वर के हाथ से गिटार छीना और चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या तुम स्वर? ये क्या हरकत है? अपनी उंगलियां फाड़ ली तुमने? क्या जरूरत है उस धुन शर्मा के पीछे अपना शरीर तबाह करने की? स्वर ने अपनी लूलुहान उंगलियों की तरफ देखा भी नहीं। उसने नम और जलती हुई आंखों से चैतन्य की तरफ देखा और तड़पते हुए कहा, मैं उससे जवाब चाहता हूँ चैतन्य। उसने मेरे प्यार को औकात और हैसियत से नापा था। धुन को यहाँ मेरे सामने खड़े होकर मुझे हर बात का जवाब देना होगा। चैतन्य ने स्वर के दोनों कंधे कसकर पकड़े और उसे झकझोरते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम जिस लड़की के पीछे ऋषिकेश की गलियों की खाक छान रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है। तेरे कॉन्सर्ट में वो क्यों आएगी? भूल गए जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे, तुम्हारे पास पहचान नहीं थी, तब उसने पैसों और हैसियत के लिए तुम्हें छोड़ दिया था। वो एक नंबर की गोल्ड डिगर थी स्वर, भूल जाओ उसे। स्वर ने लाल आंखों से चैतन्य की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, मैं पूरी दुनिया से धोखा खा सकता हूँ चैतन्य, लेकिन अपनी धुन को पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकता। कल तक मुझे कॉन्सर्ट का पूरा सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मुझे मेरी आंखों से देखना है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। लेकिन उस रात न स्वर की आंखों में नींद थी, न उसके मन में सुकून। उधर अगली सुबह ठीक 5 बजे धुन की आंख खुली। उसके पेरेंट्स बचपन में ही उसका साथ छोड़ चुके थे। उसने अपनी आंखें पोंछी और चुपचाप अपने रोज के रूटीन में लग गई।
वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब करती थी। दिन भर दफ्तर में बिना कोई इमोशन दिखाए काम निपटाने के बाद शाम को वो सीधे अनाथ आश्रम पहुंची। बच्चों के मासूम चेहरों पर मुस्कान देखते ही धुन के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बच्चों का हाथ थामा और उन्हें बड़े प्यार से डांस के स्टेप सिखाने लगी, लेकिन उसके मन की बेचैनी अब भी शांत नहीं हुई थी। पिछली रात कॉन्सर्ट में स्वर को अचानक सामने देखकर उसका दिल अब तक उथल पुथल में था। वो बार बार खुद को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो सब बीत चुका है। बाहर से वो बच्चों के साथ हंस रही थी, मगर भीतर से पूरी तरह बिखर चुकी थी। उधर होटल के कमरे में अगली सुबह चैतन्य कॉन्सर्ट की पूरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मंगवा चुका था। उसने पूरी अकड़ और आत्मविश्वास के साथ लैपटॉप में वीडियो प्ले किया और स्वर से बोला, ये देखो कॉन्सर्ट की रात की पूरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। मैं तुम्हें अभी साबित कर देता हूँ कि वो तुम्हारा सिर्फ एक वहम था। उस भीड़ में धून शर्मा नाम की कोई लड़की मौजूद नहीं थी। स्वर तुरंत लैपटॉप की स्क्रीन के करीब आ गया और बड़ी बड़ी आंखों से फ्रेम बाय फ्रेम देखने लगा। कैमरा ऑडिटोरियम की भीड़ को स्कैन कर रहा था। चैतन्य मुस्कुराते हुए बोला, देखा तुमने, कोई नहीं है यहाँ। तुम बेवजह अपना दिमाग खराब कर रहे हो स्वर। लेकिन तभी स्क्रीन पर स्टेज के पास सुरक्षा कर्मियों की भीड़ के बीच एक चेहरा उभरा। नीली डेनिम, लंबा सफेद कुर्ता और कांपते हुए होठ। स्वर ने अचानक जोर से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, पॉज करो चैतन्य, तुरंत वीडियो पॉज करो। चैतन्य के हाथ कांप गए। उसने तुरंत वीडियो रोक दिया। स्क्रीन पर सफेद कुर्ते में खड़ी लड़की का चेहरा एकदम साफ और जूम होकर आ चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि धुन शर्मा ही थी। उसकी वही मासूम भूरी आंखें जिनमें खौफ साफ छलक रहा था। धुन का चेहरा स्क्रीन पर देखते ही चैतन्य के पैर तले जमीन खिसक गई। वो हैरान होकर बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है? ये लड़की वाकई कॉन्सर्ट में थी। स्क्रीन पर थमी धुन की तस्वीर को देखकर स्वर की आंखों में बेइंतहा दर्द, पुरानी यादों का तूफान और नफरत की एक तीखी टिस एक साथ कौंध गई। स्वर ने बंद आंखों से कांपती और सर्द आवाज में कहा, देखा तुमने चैतन्य, मेरा वहम नहीं था, वो यही थी। मुझसे छुपकर मुंह छुपाकर भाग रही थी। चैतन्य ने स्क्रीन पर देखते हुए अपने गुस्से को वापस बटोरा। उसने कड़वाहट से कहा, जरूर ये लड़की तुम्हें रॉकस्टार बनते देखकर फिर से तुम्हारी जिंदगी में सेंध लगाने आई थी। न जाने अपने इस मासूम चेहरे के चक्कर में इसने कितने लड़कों को बेवकूफ बनाया होगा। किसी और अमीर लड़के के मिलते ही ये तुम्हें छोड़कर चली गई थी और आज फिर यहाँ ड्रामा करने पहुंची थी। स्वर ने सर्द और जहरीली निगाहों से चैतन्य की तरफ देखा और बेहद भारी आवाज में कहा, अगर मैं पिछले 4 सालों से उसकी याद में तड़प रहा हूँ और सिंगल हूँ तो उसे भी सिंगल ही रहना होगा। चैतन्य ने तुरंत लैपटॉप की स्क्रीन पर ध्यान से देखा। वीडियो में धुन जिस वैन से निकलकर ऑडिटोरियम से बाहर भागी थी, उस पर जो लिखा था वो साफ दिख रहा था। चैतन्य ने माथे का पसीना पोंछा और कहा, चलो, कम से कम इस वीडियो से एक काम की बात तो पता चली। ये लड़की जिस वैन में बैठकर आई थी वो ऋषिकेश के बाहरी इलाके में बने एक अनाथ आश्रम की है। इस वैन पर लिखा है जीवन ज्योति अनाथ आश्रम। स्वर ने अपनी जैकेट उठाई, आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया और बिना एक पल गवाए कहा, गाड़ी की चाबी उठाओ चैतन्य, हम अभी इसी वक्त जीवन ज्योति अनाथ आश्रम जा रहे हैं। चैतन्य ने गहरी सांस ली और होटल के कमरे का दरवाजा खोलते हुए मन ही मन खुद से कहा, 4 साल पहले इस लड़की ने स्वर का दिल तोड़कर उसे जिंदा लाश बना दिया था। आज फिर किस्मत इसे स्वर के सामने ला रही है। मैं कैसे रोकूं ये सब? उधर कमरे से बाहर निकलते ही स्वर ने अपनी लूलुहान उंगलियों को कसकर भींच लिया। उसने जलती हुई आंखों से सामने देखा और कड़वाहट से कहा, धुन शर्मा, तुमने मुझे 4 साल तक अपने हर सवाल के जवाब के लिए तरसाया है। अब तुम्हारे छुपने का वक्त खत्म हो चुका है। तुम्हारा अतीत तुम्हारे दरवाजे पर आ खड़ा है। ऋषिकेश की सड़कों पर सन्नाटा चीरती हुई एक काली गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। स्वर खुराना, हुडी पहने, चेहरे पर मास्क और गॉगल्स लगाए बैठा था। उसकी आंखों के सामने बार बार सीसीटीवी फुटेज में दिखी धुन की वो मासूम सूरत घूम रही थी। उसने स्टीयरिंग व्हील पर कसकर हाथ पटका और कांपती आवाज में बुदबुदाया, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आज तक अपने अतीत से आगे नहीं बढ़ पाया हूँ धुन। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब चाहिए। गाड़ी सीधे ऋषिकेश के बाहरी इलाके में बने जीवन ज्योति अनाथ आश्रम के दरवाजे पर जाकर रुकी। स्वर और चैतन्य हुडी मास्क में अनाथ आश्रम के मालिक मिस्टर अग्रवाल के कैबिन में मौजूद थे। इतने बड़े रॉकस्टार को अचानक अपने सामने देखकर मिस्टर अग्रवाल हैरान थे। चैतन्य ने तुरंत 1 करोड़ रुपए का चेक मिस्टर अग्रवाल की तरफ बढ़ाते हुए बड़ी चालाकी से कहा,
सर को बच्चे बहुत पसंद है। उस दिन कॉन्सर्ट में आपके यहाँ की एक बच्ची आगे आई थी, लेकिन सर से मिली नहीं थी। सर अपनी नन्ही फैन को नाराज नहीं करना चाहते, उससे मिलना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। क्या हम यहाँ के बच्चों और स्टाफ से मिल सकते हैं? 1 करोड़ रुपए का डोनेशन देखकर मिस्टर अग्रवाल खुशी से झूम उठे। उन्होंने तुरंत हामी भर दी और कहा, जी जरूर, आप ऊपर हॉल में चलिए, वहाँ सभी बच्चे और टीचर्स मौजूद हैं। स्वर की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर पहली मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। 4 सालों से जिस इंसान को वो हर शहर, हर भीड़ में ढूंढ रहा था, वो आज इतनी करीब थी। हॉल का दरवाजा आधा खुला था और अंदर स्वर के ही एक पुराने गाने की धुन बज रही थी। स्वर ने दरवाजे को पूरी तरह धकेलने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, ठीक उसी पल उसकी जेब में रखा फोन जोर से वाइब्रेट करने लगा। स्वर ने एक क्षण के लिए अपनी नजरें फोन की स्क्रीन पर डाली तो डेड कॉलिंग लिखा था। स्वर ने चिढ़कर तुरंत कॉल कट कर दिया, लेकिन उसी एक पल के दौरान आधे खुले दरवाजे से अंदर खड़ी धुन ने स्वर का चेहरा पहचान लिया। उसका दिल जोर से धड़क उठा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अनजाने में अपना हाथ अपने पेट के निचले हिस्से पर रखा, जहां 4 साल पुराना एक भयंकर हादसे का वो दर्दनाक जख्म आज भी ताजा हो उठा। धुन की आंखों में खौफ और बेबसी की कड़वी परत तैर गई। उसने मन ही मन तड़प कर कहा, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया स्वर, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। काश तुम जान पाते कि 4 साल पहले मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं छोड़ा था, बल्कि अपना करियर, अपना वजूद और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमेशा के लिए खो दी थी। अगर आज मैं तुम्हारे सामने आ गई तो वो खौफनाक साया तुम्हें और तुम्हारे इस मुकाम को भी तबाह कर देगा। जब तक स्वर फोन जेब में रख कर कमरे के अंदर देखता, धुन तेजी से अनाथ बच्चों की भीड़ के पीछे छुप चुकी थी। स्वर ने कमरे में कदम रखा, उसे चारों तरफ अपनी आंखें दौड़ाई। उसे लगा कि कोई तो यहाँ था जो अभी अभी उसकी नजरों से ओझल हुआ है। स्वर दरवाजा पूरी तरह बंद करके आगे बढ़ा और कमरे के हर कोने में देखने लगा। धुन बच्चों की आड़ लेती हुई दीवार से सटी खड़ी थी और अपनी सांसें सांधे हुए थी। उसे पता था कि अगर स्वर 2 कदम और आगे आया तो वो पकड़ी जाएगी। उसने अपनी घबराहट पर काबू पाया और चुपके से दरवाजे की तरफ बढ़कर हॉल से बाहर निकल गई। बाहर चैतन्य खड़ा था। वो किसी तरह से अपना चेहरा दुपट्टे से ढककर मेन स्विच बोर्ड के पास पहुंच गई। धुन ने बिना एक पल गवाए मेन स्विच नीचे गिरा दिया। पूरे ऑर्फनेज में भयंकर अंधेरा छा गया। बच्चों में अचानक हलचल मच गई। अंधेरे और बच्चों की इस भगदड़ का फायदा उठाकर धुन पिछले रास्ते से होकर सीधे आश्रम के बाहर सड़क की तरफ भाग निकली। जब तक चैतन्य ने अपने फोन की टॉर्च जलाई, धुन आश्रम के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर सुनसान सड़क पर आ चुकी थी। वो सड़क किनारे एक पेड़ के सहारे टिककर घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने सीने से हाथ लगाकर कांपते होठों से कहा, मुझे माफ कर देना स्वर। तुम्हें लगता है कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, लेकिन तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि तुम्हें आज इस ऊंचाई पर सुरक्षित देखने के लिए मुझे किस दर्दनाक सौदे से गुजरना पड़ा था। मैं तुम्हारी बर्बादी का जरिया कभी नहीं बन सकती। उधर अनाथ आश्रम के हॉल में अंधेरा छटते ही स्वर पागलों की तरह हर कोने में धुन को ढूंढने लगा, लेकिन वहां सिर्फ अनाथ बच्चे और आश्रम के कर्मचारी खड़े थे। स्वर का चेहरा निराशा और टूटे हुए दर्द से उतर गया। चैतन्य ने मिस्टर अग्रवाल से पूछा, यहाँ जो लड़की बच्चों को डांस सिखा रही थी वो कहाँ गई? मिस्टर अग्रवाल ने कहा, ओह, वो हमारी डांस टीचर थी। बहुत ही शांत और अजीब सी लड़की है, किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं। शायद लाइट जाने पर घबरा कर निकल गई। चैतन्य ने दबी आवाज में स्वर से कहा, कहीं वही तो धुन नहीं थी स्वर? धुन को वहां ना पाकर स्वर का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने बुझी हुई और टूटी हुई आवाज में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं चैतन्य, वो मेरी धुन नहीं हो सकती। धुन बोरिंग नहीं, बहुत जिंदा दिल लड़की थी। उसे किसी से डर नहीं लगता था, और जहां तक मुझे याद है, मेरी धुन को तो ठीक से डांस करना भी नहीं आता था। स्वर और चैतन्य निराश होकर आश्रम से बाहर निकल आए और अपनी गाड़ी में बैठ गए। स्वर ने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी आंखों से बेबसी का एक आंसू छलक कर गाल पर आ गिरा। गाड़ी स्टार्ट ही हुई थी कि तभी स्वर का फोन फिर से बजने लगा। स्क्रीन पर उसके पिता अभय खुराना का नाम चमक रहा था। स्वर ने भारी दिल से कॉल रिसीव किया और कान से लगाया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से अभय खुराना की कड़क, भारी और हुक्मनामा देती हुई आवाज गूंज उठी, ऋषिकेश में अपना ये नाटक और आवारागर्दी तुरंत बंद करो स्वर। आज रात 8 बजे मिस्टर सहगल अपनी पूरी फैमिली के साथ हमारे मुंबई वाले मेंशन में आ रहे हैं। मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारी बचपन की सहेली तन्वी सहगल से पक्की करने का फैसला कर लिया है। स्वर सन्न रह गया।
वो कुछ बोलने ही वाला था कि अभय खुराना ने जहरीली और सख्त लहजे में आगे कहा, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए स्वर। अगर तुम आज रात 8 बजे तक मुंबई मेंशन नहीं पहुंचे तो याद रखना कि सहगल फैमिली का इंटरनेशनल म्यूजिक ब्रांड तुम्हारा पूरा करियर एक झटके में तबाह कर देगा। आज रात तुम्हें हर हाल में घर आना ही होगा। बिना स्वर का जवाब सुने अभय खुराना ने फोन कट कर दिया। गाड़ी के सन्नाटे में स्वर का हाथ कांपने लगा। एक तरफ अतीत की धुंधली और तड़पती यादें थी और दूसरी तरफ पिता का अल्टीमेटम। अभय खुराना का कॉल कटते ही सन्नाटा छा गया। स्वर का चेहरा गुस्से और लाचारी से लाल हो चुका था। चैतन्य ने स्वर को समझाते हुए कहा, स्वर, तुम्हें अब चलना ही होगा। अभय सर की बात अलग है, लेकिन मुंबई में तुम्हारे बड़े रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। अगर तुम आज नहीं पहुंचे तो म्यूजिक कंपनियां लीगल एक्शन ले लेंगी। तुम्हारी इमेज और पूरे करियर का सवाल है स्वर। अब जिद छोड़ो और मेरे साथ मुंबई चलो। स्वर का दिल ऋषिकेश छोड़कर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था, पर कानूनी और करियर के भारी दबाव के आगे उसने भारी मन से सिर हिला दिया। चैतन्य ने तुरंत मुंबई के लिए अगली फ्लाइट की टिकट्स बुक करवाई। स्वर और चैतन्य एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ मुंबई के आलीशान खुराना मेंशन में शाम की तैयारियां जोरों पर थी। स्वर की मां मिताली किचन स्टाफ को इटालियन फूड बनाने के इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। तभी स्वर के सौतेले पिता अभय खुराना वहां पहुंचे। अभय ने सख्त लहजे में मिताली से कहा, मिस्टर प्रदीप सहगल और उनकी बेटी तन्वी के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मिताली। पूरी दुनिया जानती है कि सहगल्स के इंटरनेशनल म्यूजिक ब्रांड के सपोर्ट की वजह से ही आज स्वर इस मुकाम पर पहुंचा है। सहगल बार बार अपनी बेटी तन्वी का हाथ स्वर के लिए नहीं बढ़ाएंगे। आज हर हाल में ये रिश्ता पक्का होना ही चाहिए। मिताली ने चिंता जताते हुए कहा, पर स्वर अभी तक ऋषिकेश में ही है, वो टाइम पर पहुंच तो जाएगा ना? अभय ने अपनी कलाई पर पहनी घड़ी पर टाइम देखते हुए घमंडी मुस्कान से कहा, उसे आना ही पड़ेगा। वो अच्छी तरह जानता है कि सहगल्स के खिलाफ जाने का मतलब अपना पूरा करियर दांव पर लगाना है। उधर ऋषिकेश में अपने छोटे से कमरे में लौटी धुन बदहवास सी बैठी थी। उसने बदहवास आंखों से कमरे की चारों दीवारों को देखा और रोते हुए खुद से कहा, कॉन्सर्ट में उस रात स्वर ने मुझे देख लिया था और वो मुझे ढूंढता हुआ ऑर्फनेज तक चला आया। मैं उसे जानती हूँ, वो बहुत जिद्दी है। वो मुझे ढूंढने के लिए पूरा ऋषिकेश छान मारेगा। अगर वो मुझ तक पहुंच गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे ये शहर छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। धुन का हाथ अपने फोन पर गया। उसने एक पल के लिए अपने भाई का नंबर देखा, पर फिर रुक गई। उसकी आंखों से एक और आंसू बह निकला। धुन ने मन ही मन खुद से कहा, क्या मुझे भाई के पास चले जाना चाहिए? नहीं, उनके अपने परिवार की जिम्मेदारियां हैं। मैं उन पर अपना ये भारी गम और अपनी उलझने नहीं थोप सकती। वे अपनी जिंदगी में खुश है तो उन्हें खुश ही रहने देती हूँ। धुन ने फोन साइड में रख दिया और भारी मन से खुद को इस शहर में छुप कर रहने के लिए मजबूत करने लगी। इधर रात के 8 बज चुके थे। खुराना मेंशन के आलीशान डाइनिंग हॉल में मिस्टर सहगल, उनकी वाइफ और उनकी बेटी तन्वी सहगल पहुंच चुके थे। तन्वी पेस्टल शेड के सुंदर ड्रेस में सजी धजी बेहद उत्सुकता से स्वर के आने का इंतजार कर रही थी। वो बचपन से ही स्वर से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन घड़ी की सुइयां टिक टिक करती आगे बढ़ती गई और 9 बज गए। स्वर का कोई अता पता नहीं था। वो टाइम पर मेंशन नहीं पहुंच पाया था। घंटों इंतजार के बाद मिस्टर सहगल का सब्र का बांध टूट गया। वे गुस्से में डाइनिंग टेबल से खड़े हो गए और चिल्लाकर बोले, बहुत हो गया अभय, ये हमारी और हमारी बेटी तन्वी की सीधी तौहीन है। हम हर बार स्वर का इंतजार ही करते रह जाते हैं। क्या उसे हमारी कोई कदर नहीं है? अभय खुराना ने हाथ जोड़कर माहौल संभालने की कोशिश की। अब प्रदीप जी, मेरी बात सुनिए। स्वर एयरपोर्ट से निकल चुका है, बस रास्ते में ही होगा। मिस्टर सहगल ने गुस्से से हाथ झटकते हुए कहा, अब और कोई सफाई नहीं अभय। स्वर खुराना कितना भी बड़ा सुपरस्टार बन गया हो, लेकिन सहगल फैमिली की इज्जत से बड़ा नहीं है। मिस्टर सहगल बिना खाना खाए ही मेंशन से बाहर निकल गए। हॉल में मिसेस सहगल और तन्वी वहीं खड़ी रह गई। अभय खुराना घबराकर मिसेस सहगल के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर माहौल संभालने की कोशिश करने लगे। मिसेस सहगल, प्लीज आप प्रदीप जी को समझाइएगा। आप तो जानती हैं स्वर का शेड्यूल कितना बिजी रहता है। एन मौके पर फ्लाइट लेट हो गई। मैं उससे बात करके सब ठीक कर दूंगा। मिसेस सहगल ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए बात काट दी। बस कीजिए अभय जी, अब और सफाई मत दीजिए, बहुत हो गया। इसके बाद मिसेस सहगल अपनी बेटी तन्वी की तरफ घूमी, जो आंसू भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। मिसेस सहगल की नफरत छलक उठी और वे तन्वी पर भड़कते हुए बोली,
और ये सब तुम्हारी इस बेतुकी जिद का नतीजा है तन्वी। तुम उस लड़के के पीछे पागलों की तरह पड़ी हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसकी नजरों में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। तुम अपनी इतनी बेइज्जती सह सकती हो, लेकिन हम नहीं सह सकते। अब तुम हमारे साथ चल रही हो या यही उस लड़के के लिए जलील होने के लिए रुकना चाहती हो? तन्वी का दिल टूट गया। उसने रूंधे हुए गले से कांपते होठों के साथ बस इतना कहा, माँ प्लीज, स्वर ऐसा नहीं है, प्लीज, ये सब मेरी जिद की वजह से हो रहा है। आप अंकल को कुछ मत कहिए। चुप रहो तुम, मिसेस सहगल ने कड़क आवाज में कहा और तन्वी का हाथ कसकर थामते हुए उसे घसीटते हुए मेंशन के बाहर ले गए। तन्वी रोते हुए पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रह गई, लेकिन उसकी माँ ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और निकल गई। सहगल परिवार के इस तरह अपमानित होकर जाने के बाद खुराना मेंशन के हॉल में भयानक सन्नाटा पसर गया। अभय खुराना गुस्से से कांप रहे थे और उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो चुकी थी। तभी मेंशन के मुख्य दरवाजे से स्वर अपने ट्रैवलिंग बैग के साथ थका हारा अंदर दाखिल हुआ। जैसे अभय की नजर स्वर पर पड़ी, उनका बचा कुचा सब्र खत्म हो गया। अभय स्वर की तरफ लपके और उसकी कॉलर पकड़ते हुए दहाड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सहगल परिवार को इस तरह नीचा दिखाने की स्वर? क्या इसलिए तुम्हें पाल पोस कर इस लायक बनाया था कि तुम आज हमारी इज्जत का तमाशा बनाओ? स्वर ने अभय का हाथ अपनी कॉलर से झटका और ठंडी कड़वी निगाहों से देखते हुए कहा, आपको पता है मुझे इस शादी और इस दिखावे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी जिंदगी का हर डिसीजन आप नहीं ले सकते। अभय का पेशेंस जवाब दे चुका था। उसका हाथ हवा में उठा और हॉल में एक जोरदार गूंज उठी। अभय ने स्वर के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। अभय खुराना का हाथ थप्पड़ के बाद भी हवा में कांप रहा था। खुराना मेंशन के उस विशाल हॉल में भयंकर सन्नाटा छा चुका था। स्वर के गाल पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए थे, पर उसकी आंखों में कोई आंसू या पछतावा नहीं था। सिर्फ एक कड़वी और सर्द खामोशी थी। स्वर ने एक पल अपने पिता को देखा और फिर बिना एक शब्द कहे भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पति का उग्र रूप देखकर स्वर की मां मिताली कांप उठी। उन्होंने घबराकर आगे बढ़कर अभय का कांपता हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में बेबसी के आंसू भर आए। मिताली ने धीमी आवाज में कहा, शांत हो जाइए। स्वर थोड़ा जिद्दी जरूर है, पर दिल का बुरा नहीं है। उसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आप सहगल साहब का गुस्सा ठंडा कीजिए। मैं खुद स्वर से बात करूंगी। मैं उसे समझाऊंगी। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। अभय ने कड़वाहट से मिताली का हाथ झटक दिया। उन्होंने स्वर के बंद दरवाजे को नफरत से देखा और बिना कुछ कहे अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। उधर कमरे के अंधेरे में स्वर ने एक के बाद एक शराब के 2 पैक बिना पानी मिलाए गले से नीचे उतार लिए। शराब की जलन से उसका गला सूख गया था। उसका सिर भयंकर रूप से भारी हो गया था। 4 सालों का पुराना दर्द, ऋषिकेश की संकरी गलियों में नाकाम तलाश और अभी अभी पिता के थप्पड़ की तौहीन, सब कुछ उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। वो भारी सांसें लेता हुआ फर्श पर गिटार के सहारे बैठ गया। तभी सन्नाटे में उसके बेड पर रखा फोन बज उठा। स्क्रीन की नीली रोशनी में तन्वी का नाम जगमगा रहा था। स्वर ने कुछ सेकंड तक फोन को घूरा, फिर कांपती उंगलियों से फोन उठाकर कान से लगा लिया। तन्वी की रूंधी हुई आवाज गूंजी, स्वर, तुम ठीक तो हो ना? आज का दिन तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। प्लीज जो भी हो उसे अपने दिल पर मत लगाना। माँ और डैड बहुत ज्यादा गुस्सा थे, इसीलिए मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले आए। स्वर ने शराब की एक और घूंट ली। उसका दिमाग नशे की धुंध में डूब चुका था। उसने भारी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं हार चुका हूँ धुन। मैं तुम्हें शहर शहर ढूंढते ढूंढते पूरी तरह थक गया हूँ। अगर मैं किसी और से शादी करने का ऐलान कर दूं, तो क्या मेरी शादी की खबर सुनकर तुम तड़प कर वापस नहीं आओगी? तन्वी का दिल ये सुनकर बैठ गया। उसकी सांसें थम गई। उसने रुंधे गले से याद दिलाया, धुन नहीं, मैं तन्वी हूँ स्वर। स्वर नशे की लत में एक पल के लिए रुका। ओह हाँ, तन्वी। फिर उसने अपनी बंद होती आंखों को मूंदा और एक अजीब सी जुनूनी लहजे में कहा, तन्वी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तन्वी ये सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही अत्यधिक नशे और थकावट के कारण स्वर का हाथ ढीला पड़ गया। फोन फर्श पर गिर गया और स्वर फर्श पर गिटार से टिका हुआ बेहोश सा हो गया। तन्वी ने दूसरी तरफ रोते हुए भारी दिल से फोन काट दिया। काश तुम ये सब पूरे होशो आवाज में बोलते स्वर। दूसरी तरफ ऋषिकेश में धुन की पूरी रात भयंकर डर और खौफ के साए में बीती थी। पंखे की आवाज में भी उसे स्वर के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी।
उसे बार बार यही लग रहा था कि स्वर कहीं ना कहीं इसी शहर में है और वो उसे ढूंढ निकालेगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही धुन ने डर के मारे दुपट्टे से अपना चेहरा अच्छी तरह ढका और छुपते छुपाते अनाथ आश्रम पहुंची। उसका दिल सीने में तेजी से धड़क रहा था। उसने आश्रम के मालिक मिस्टर अग्रवाल से कांपती आवाज में कहा, सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं कुछ दिनों तक बच्चों को डांस सिखाने नहीं आ पाऊंगी। अनाथ आश्रम से बाहर निकलकर धुन सीधे अपने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पहुंची। वो रास्ते भर पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रही कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। वो सीधे अपनी बॉस के कैबिन में गई और बेबसी भरे लहजे में बोली, मैम, क्या हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऋषिकेश से बाहर हो? उसकी बॉस ने कुछ देर फाइलों के पन्ने पलटे और फिर मुस्कुराते हुए धुन की तरफ देखा। वैसे धुन, एक प्रोजेक्ट है तो सही, वो ऋषिकेश में नहीं है। कल सुबह ही एक वेडिंग इवेंट के सिलसिले में देहरादून जाना पड़ेगा। क्या तुम जा सकती हो? ये सुनते ही धुन के मुरझाए चेहरे पर अचानक सुकून की एक चमक आ गई, मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। धुन ने बिना एक पल गवाए तुरंत हाँ में सिर हिलाया और खुशी से बोली, हाँ हाँ मैम, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप मुझे डिटेल्स दे दीजिए, मैं कल सुबह ही देहरादून के लिए निकल जाऊंगी। ओके ग्रेट, तुम तैयारी कर लो, बॉस ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा। धुन राहत की सांस लेती हुई कैबिन से बाहर निकल गई। उसके दिल से डर का एक भारी बोझ उतर चुका था। वो अपने माथे का पसीना पोंछते हुए मन ही मन सोचने लगी, शुक्र है भगवान का, यही एक तरीका है स्वर की नजरों से छुपने का। मैं 2-3 दिनों के लिए ऋषिकेश से बाहर देहरादून चली जाऊंगी। जब स्वर मुझे यहाँ कहीं नहीं पाएगा तो थक हार कर वापस मुंबई लौट जाएगा। उधर मुंबई के खुराना मैंशन में अगली सुबह जब खिड़की से धूप की किरणें कमरे में आई तो स्वर का सिर भयंकर दर्द से फट रहा था। उसने भारी आंखों से पलकें झपकाई और अपना माथा पकड़कर उठ बैठा। उसके दिमाग में रात की यादें बेहद धुंधली थी। उसे सिर्फ इतना याद आ रहा था कि उसने तन्वी से फोन पर बात की थी, लेकिन उसने क्या क्या बोल दिया था वो कुछ भी साफ याद नहीं कर पा रहा था। स्वर कमरे से बाहर निकलकर धीमे कदमों से नीचे हॉल की तरफ जाने लगा। नीचे डाइनिंग एरिया में तनाव का माहौल था। स्वर की सौतेली बहन रूही अपने माता पिता और वंशिका के सामने घमंड से खड़ी थी। रूही जहरीली मुस्कान के साथ ऊपर स्वर के कमरे की तरफ देखते हुए कड़वाहट से चिल्ला रही थी, इस घर में सबकी अकल घास चरने गई है क्या? एक आवारा लड़के के नखरों के लिए हम सहगल फैमिली की नजरों में रोज जलील हो रहे हैं। वंशिका ने रूही को टोकते हुए सख्त लहजे में कहा, रूही, तमीज से बात करो, वो तुमसे बड़े हैं और इस घर के बेटे हैं। बेटे? रूही जोर से हंसी। उसकी आंखों में नफरत और घमंड साफ झलक रही थी। वो अपनी माँ मिताली और अभय की तरफ देखकर बोली, सच्चाई तो यही है ना कि इस खुराना खानदान का असली खून सिर्फ मेरी नसों में दौड़ रहा है। स्वर और वंशिका तो इस घर की असली औलाद है ही नहीं। ये दोनों तो बस खुराना सरनेम का इस्तेमाल करके ऐश कर रहे हैं। इस जायदाद और इज्जत पर असली हक सिर्फ मेरा है। रूही की ये जहरीले और कड़वे तंज सुनकर मिताली का सब्र पूरी तरह टूट गया। मिताली तेजी से आगे बढ़ी और पूरे हॉल में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। मिताली ने रूही के गाल पर एक कड़ा तमाचा जड़ दिया। रूही अपना जलता हुआ गाल थामे स्तब्ध रह गई। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सबकी सांसें तक सुनाई देने लगी। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।